हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। देखिए बांग्लादेश के अंदर जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के देख रेख में जो अंतरिम सरकार चल रही है वहाँ लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के ऊपर हमले, और हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इन हमलों को रोका जाए। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। भारत के अंदर जितने बांग्लादेशी हैं इनको भगाने का काम जो है वो भारत से किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आंकड़े हमारे, फैसला आपका, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संतों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, और वहां की सरकार कह रही है कि भारत का मीडिया प्रोपोगेंडा फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। मोहम्मद यूनुस शायद शेख हसीना का वो बयान भूल गए जिसमें उन्होंने यूनुस को हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और अत्याचार का मास्टरमाइंड बताया था। शेख हसीना का तो यहां तक कहना था कि हिंदुओं का जो नरसंहार वहां बांग्लादेश में हो रहा है वो यूनुस के इशारे पर हो रहा है। यहां तक कि दुनिया के कई मुल्कों में भी यूनुस सरकार की खूब किरकिरी हो रही है, आलोचना हो रही है। ऐसे में ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से बांग्लादेश की यूनुस सरकार को नसीहत दी। ब्रिटेन ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश ने जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है वो पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान की सेना और एजेंसियां मिलकर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रही, उनको हथियार और आतंक की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। साथ ही जनता का बांग्लादेश के इस रवैये पर क्या सोचना है, क्या कहना है, वो एक सर्वे के नतीजों के जरिए मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कैसे इस वक्त देश के सनातनियों में उबाल है। I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में है और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूँ और इस सदन में हूँ। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें, और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश भी जाए। इतना बड़ा पहरा क्यों है? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी, लेकिन संभल में पूरी तरह शांति है। संभल को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हो रही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन इस वक्त जम्मू में चल रहा है। आप देखेंगे लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में बजरंग दल के झंडे लेकर यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर यूनुस हाय हाय के नारे लग रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में प्रदर्शन जो हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और उसी के खिलाफ आज भारतवर्ष में जो है कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं, और इस चीज़ की मांग की जा रही है कि भारत सरकार जो है इस पे कुछ कदम उठाए। आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पर जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो पुतला जलाकर पाकिस्तान जो बांग्लादेश का विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार मांग सरकार से कि किसी भी तरीके से इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और हिंदुओं की रक्षा को लेकर जो है वो अहम कदम उठाने चाहिए। आप देखेंगे जिस तरीके से ये पुतला जलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो विरोध है,
जो रोष है लोगों में बढ़ता जा रहा है और लोग एक ही चीज की मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वहां बसने वाले लाखों हिंदुओं की जान जो है वो बच सके, उनको सुरक्षित जो है वो किया जाना चाहिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, क्योंकि वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब तक हिंदुस्तान नहीं, बाकी विश्व में भी ये बात लोग जानने लगे हैं कि बांग्लादेश में क्या सुलूक हिंदुओं के साथ हो रहा है। इसी पर हमने एक सर्वे किया, उस सर्वे के सवाल और नतीजे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला सवाल हमारा सर्वे का था कि बांग्लादेश में हिंदू पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। यूनुस सरकार के इस बयान पर आपकी क्या राय है? 72% लोगों ने कहा कि ये झूठा बयान है यूनुस सरकार का। 27% लोगों ने कहा कि ये सही बयान भी हो सकता है, जबकि 1% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं की, कहा कि अभी हम इस पर कोई राय नहीं देंगे। अगला सवाल हमारे सर्वे का था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे आप क्या वजह, क्या कारण आपको लगता है? 48% लोगों ने कहा कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी माइंडसेट है बांग्लादेश के लोगों का, वो इसके लिए जिम्मेदार है। बांग्लादेश की सरकार का जो हिंदुओं के प्रति माइंडसेट है वो इसके लिए जिम्मेदार है। 28% लोगों ने कहा कि हिंदुओं से नफरत इसके प्रति जिम्मेदार है। 21% लोगों ने यह माना कि शेख हसीना को जो भारत में शरण दी गई है उसकी वजह से जो वहां रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक हैं वो अत्याचार झेल रहे हैं, जबकि 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। सर्वे का अगला सवाल था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की साजिश क्या पाकिस्तान की ओर से रची जा रही है? क्या पाकिस्तान का इसमें किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है? 78% लोगों ने माना कि हाँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान के इशारे पर ही बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो अत्याचार झेल रहे हैं बांग्लादेश की सरकार का। 20% लोगों ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा, कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबकि 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। मैं अपने साथ जो खास मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर मैं जो सर्वे के सवाल मैंने आपको बताए, उनके नतीजे बताए, उस पर चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेरे साथ रितु सिंह जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका स्वागत है रितु जी। मेरे साथ एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं, और मनन द्विवेदी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। मनन जी, पहला सवाल आप ही से है, क्या वजह आपको लग रही है जो जिस तरीके से जो हिंदू हैं बांग्लादेश में जुल्म झेल रहे हैं, सितम झेल रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, केसेस उनके ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, क्या आपको इसके पीछे फैक्टर नजर आ रहा है? जी, मुझे लगता है कि जब तक शेख हसीना की सरकार थी ढाका में, उस समय तक चीजें फिर भी कंट्रोल में थी। किसी तरीके से आपके प्रेशर कुकर की सिचुएशन तो 20-25 सालों से बांग्लादेश में है ही। वहां पर अल्पसंख्यकों को, हिंदूज को और क्रिश्चियंस को परेशान किया जाता है, और जो कट्टरपंथ की विचारधारा है कभी कभी अपोजिशन पार्टीज के थ्रू वो वहां पर परिलक्षित होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर आप ये देखिए, मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि जो भारतीय मीडिया बता रहा है वो प्रोपेगेंडा है। और अभी वहां के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में एक मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक हुई है ढाका में, जहां पर ये बातचीत की गई है। वहां पे नजरुल करके जो उनके इंटरिम एडवाइजर हैं, तो उन्होंने बताया है कि जो भारत हमारे वो अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा है और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को परेशान करने का हमारे ऊपर जो ब्लेम थोपा जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग सारे अपोजिशन पार्टीज वाले, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लीग है ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, हम लोग सारे एक हैं। और हमने स्टूडेंट्स को ये कहा है, और स्टूडेंट्स भी लोगों को ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश कोई कमजोर निरीह टाइप का राष्ट्र नहीं है, कंट्री नहीं है, और हम लोगों को जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वैश्विक स्तर पे या दक्षिण एशियाई स्तर पे, उसको रोकना है और उसके अगेंस्ट हम काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपके पास ये कहना चाहूंगा कि जो इस्कॉन के अगेंस्ट और जो हुआ है और जो मॉन्क जो पकड़े गए हैं, तो ये बात वहां के लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, क्लासलेस कास्टलेस सबसे बड़ा एग्जांपल इस्कॉन है। और सबसे उससे भी बड़ी बात ये है, मैं एक ही बात और बोलूंगा कि उड़ीसा और बंगाल में ही इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन का, श्री कृष्णा ग्रुप का ओरिजिन यहीं से हुआ। तो ये स्थितियां इतनी खराब कैसे हो गई कि बंगाल, बांग्लादेश के क्षेत्र में ही
उस बंगाली बाहुल्य के क्षेत्र में ही इस्कॉन को सेडिशियस और लाइबेलियस डिक्लेयर किया है मोहम्मद यूनुस में। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हाथ कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर हम इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो को भी देखें तो कई वर्षों से 1971 के बाद से ही आईएसआई वहां पर पूरी तरीके से एक्टिव है और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको डिस्टेबलाइज करने का प्रयत्न आईएसआई और चाइनीज एजेंसीज कई 40-50 वर्षों से कर रही हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अब एक तरीके से जो काम बंदे रहकर और छुपे रहकर किया करते थे बांग्लादेश का जिहादी एलिमेंट, वो अब खुलेआम कर रहा है और उनको शय मिली है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लीग ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, जिनको रिवॉल्यूशनरी बना के किसी तरीके से उनके नाम का एक परचम और आइकॉनिक इमेज बनाई गई है। बिल्कुल। तो इसीलिए हिंदुओं पे बैकलैश हो रहा है। पहले ये बिन के अंदर था, पर अब ये शेख हसीना के वहां से जाने के बाद से बिन के बाहर आ गया है और कोई ज्यादा अंतर मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल। तो रितु जी, क्या इसको हिंदू विरोधी माइंडसेट माने बांग्लादेश की यूनुस सरकार का? हिंदू विरोध तो है ही, और कितनी बड़ी बात है इस पर जो इतनी बातें हो रही हैं। ये कौम जो ये लोग कर रहे हैं वहां पर, ये तो स्वयं ये अपनी कौम के भी नहीं है, जिन्होंने, आप बताइए, जो शेख हसीना पर हमला करके उनको वहां से भागने पर जिन्होंने मजबूर कर दिया, तो आप ये बताइए जो कट्टरपंथी सोच है, एक ऐसी हिंदू, एक ऐसी मुस्लिम महिला जिन्होंने इनकी मुस्लिम महिलाओं को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया, एक इतना बड़ा ओहदा प्रदान किया, और सबसे बड़ी बात कि शेख हसीना के जो पिताजी जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, आप सभी को पता है, मुजीबुर रहमान जी, उनको इन्होंने मार दिया। तो इन पर तो विश्वास ही नहीं किया जाता। इतनी कुत्सित मानसिकता और इतने कायर लोग हैं ये कट्टरपंथी सोच वाले, इनको कहां से सहायता मिल रही है या किसका ये प्रतिनिधि कर रहे हैं, पाकिस्तान से या कहीं से भी। लेकिन आप बताइए, तो अपने कौम के नहीं, और हमारे यही अंतर है इनमें और हमें कि देखिए इनके यहाँ चलो शेख हसीना को हमारे यहाँ शरण मिली हुई है, और इतनी बड़ी बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, बल्कि मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर वो बीएसएफ की एक छोटी सी बटालियन को भी आदेश करते, सीओ को आदेश करते, तो इनके घुटने कांप जाएंगे, तो इनको इतना डर बैठ जाएगा। ये क्यों इतने स्वच्छंद कैसे हैं, इतना बड़ा, आप सोचिए कितने हिंदुओं को इतना ये इस तरह से वहां पर कर रहे हैं, जो तांडव चल रहा है उसमें किसकी शक्ति है, किसने इनको इतनी शह दे रखी है। और मैं सच बता रही हूँ कि हमारे यहाँ भारत बहुत सहनशील देश है, हिंदुओं का देश है, और वहां से जितने लोग आ रहे हैं उन सबको शरण भी दी जा रही है। लेकिन अब बहुत हद हो गई। अब प्रधानमंत्री जी को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, और ये बिल्कुल सच है कि इनमें इतना दम नहीं है। हमारी आर्मी तो, हिंदुस्तानी आर्मी को तो ये सहन ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर छोटी सी बीएसएफ की एक बटालियन चली जाए, तो मैं आपसे कह रही हूँ नेशनल चैनल के माध्यम से, कि इनमें इतना दम नहीं है, क्योंकि ये कौम तो अपनी सही नहीं है। आप सोचिए कितने कायर हैं कि जो महिलाओं की, अपनी कौम की महिला के साथ जिन्होंने ये दुर्व्यवहार किया, कि शेख हसीना जी जो कि इतनी बड़ी सर्वोच्च पद, आप बताइए कितनी मुस्लिम महिलाओं की वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आदर्श रही हैं, उनको आपने ये भागने पर मजबूर किया। और उसके बाद अगर आपको शेख हसीना की सरकार पे ही परेशानी थी, तो फिर ये हिंदुओं को मारना काटना ये जो चल रहा है, इन्होंने अपने धर्म का बहुत गलत, एक तरह से जो इस्लाम धर्म की शिक्षा है वो बहुत गलत तरीके से इन्होंने ली है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादियों का काम है। और ये इनका जो लक्ष्य है सिर्फ हिंदुओं को मारना काटना, वही जो इनके धर्म में, इस्लाम में जो लिखा है, धर्म तो है ही नहीं, इनका पंथ है, और उसमें भी सिर्फ यही है कि काफिरों को मार दो। तो इन्होंने सारे हिंदुओं को वहां पर काफिर बना रखा है, और इसके खिलाफ मुझे लग रहा है कि हमारे सनातनियों को सख्त से सख्त कुछ कदम उठाना चाहिए। और अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत दिनों से ये सहनशीलता की भी हद हो गई है। तो इसके पीछे इनकी सिर्फ कट्टरवादी सोच है, और बहुत ही घृणित, कुत्सित और कायर मानसिकता है। नफरुल इस्लाम साहब, मैं आपका भी टेक इस पर लेना चाहूँगा। आपको क्या लग रहा है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि हिंदू वहाँ बहुत पहले से भी रह रहे हैं, शेख हसीना का शासन था उससे पहले से भी लंबे वक्त से हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद ऐसा क्या बदल गया कि आज ये हालत हो गई है वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं कि उन्हें चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का खैर मकदम करता हूँ, मनोज शर्मा साहब जो यहाँ विशेष अतिथिगण बैठे हैं,
और अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात मैं मोहतरमा रितु जी की बात को क्रॉस करके जवाब दे दूं कि हमारे कुरान पाक में, मुकद्दस किताब में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि काफिर को कत्ल कर दो या काफिरों को काफिर कहो। इस बात का मैं ऑब्जेक्शन रेस करता हूं और विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके सम्मान के साथ मैं उनसे कहता हूं कि इस बात को दोबारा किसी भी मीडिया, नेशनल मीडिया में ना कहें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं कहा गया है, तो इसका प्रचार क्यों हो रहा है? आधे से ज्यादा मैं जवाब दे रहा हूँ मोहतरमा, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं एक बंद के जरिए से अपनी बातों को शुरू करता हूँ कि जब उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले और दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, और शहर भर में जो करता था सांपों के कांटों का इलाज, उसी के तहखाने से सांपों के खजाने निकले। वो शेख हसीना जिनके वालिद मोहतरम फादर ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए अपने जिस्म और अपने ख़ानदान की आहुति दी और 71 में एक देश को कायम किया, वो शेख हसीना जिसने अपने टेन्यूर में बांग्लादेश को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ले जाने की कोशिश की जिसकी सराहना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भी की है, इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है पिछले 3 महीनों से, आप देखिएगा शेख हसीना का अभी भी बयान आया है कि जो यूनुस साहब की सरकार है वो कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीका से बेबुनियादी सरकार है, और वो जिस तरीके से अपने मोनोपोली को एक अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रही है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और जबानी तौर से नहीं करता हूं। अगर हमारी हुकूमत, हमारी देश मुझे आश्वासन दे तो मैं भी सरहद पे जाकर ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, जो चाहे अल्पसंख्यक हो या किसी भी देश में रहने वाले हो, उनकी जिंदगी से खेलने का किसी का भी अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हेलो, बोलिए सर। हाँ जी, रोहित जी आप सुन रहे मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अवामी लीग को बांग्लादेश के जो स्टूडेंट यूनियन का जो नया विंग पैदा हुआ और जिस तरीके से आंदोलन की गई और जिस तरीके से उस वक्त सिर्फ हमारे हिंदू भाई बहनों के नहीं बल्कि बहुसंख्यक लोग भी जो वहां मौजूद थे, कई लोगों, हजारों लाखों लोगों के घर जला दिए गए, लूट लिए गए जो जात से बाय कास्ट मुस्लिम थे। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात मैं तो जरूर करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कही है हमारे प्रोफेसर साहब ने, मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं, बहुत अच्छी बात कही। इस चीज को जिस तरीके से बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो करना चाह रही है, मैं ये बुनियादी तौर से कहना चाहता हूं कि ये इनका ईमान जो है वो कहीं ना कहीं इनके सोच पे भारी पड़ रहा है, जिसके वजह से इनके अंदर ईमान की कमजोरी आ गई है। जो अच्छा ईमान वाला होगा वो कभी भी किसी मजलूम पे, कभी भी किसी अल्पसंख्यक पे जुल्म नहीं करेगा। ये कुरान की पहली कॉल है, पहली पुकार है जो हमारे मुकद्दस कुरान में कही गई है। अगर आप किसी सामने वाले की इज्जत नहीं करते हैं ना, तो आप अपने घरों में अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते। ये हमारे नबी का कॉल है, प्रॉफेट मोहम्मद का कॉल है। और जो हो रहा है, मैं बार बार आपके इस नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म से और मैं जहां जहां बैठता हूं, मैं एक ही अपील पिछले 1 हफ्ते से कर रहा हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप अपने पावर का उपयोग करके हमारे सार्क नेशन में जो ट्रीटी है उसको उपयोग करके बांग्लादेश में जो जुल्म हो रही है उसे खत्म करने की कोशिश करें। और एक आग्रह मैं दिल के गहराई से प्रधानमंत्री से ये भी कर रहा हूं कि बांग्लादेश तो एक दूसरा मुल्क है, वहां तो हमारे अल्पसंख्यक लोग, भाई बहन, माँ बाप सभी रह रहे हैं, लेकिन हमारे देश में भी जो हो रहा है, खास करके मणिपुर में, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री फोकस करें, क्योंकि मरने वाले की जात नहीं होती, वो इंसान होते। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है सर, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। 2 और सवाल हैं हमारे सर्वे के, वो 2 सवाल और दिखाकर फिर उनका जवाब क्या हमको मिला है वो बताकर फिर मैं आप लोगों के पास वापस लौटता हूं। इस सर्वे का चौथा सवाल था कि हिंदुओं पर हमले को लेकर बांग्लादेशी सरकार ने भारतीय मीडिया पर झूठे प्रचार का आरोप लगाया है, इस पर आपकी क्या राय है? 29% लोगों ने कहा कि दरअसल यूनुस सरकार को एक्सपोज होने का डर है। 68% लोगों ने कहा कि भारतीय मीडिया सच दिखा रहा है, और 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। जो भारतीय मीडिया दिखा रहा है, जो हम अभी दिखा रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, इसको प्रोपोगेंडा कहा जा रहा है वहाँ पर। और कहने वाले कौन है? प्रेस सचिव। वो कह रहे हैं कि इसको एक टर्म भी दिए है उन्होंने, गलत सूचना अभियान,
जो भारत का मीडिया है वो बांग्लादेश के लिए चला रहा है। पांचवा सवाल सर्वे का था कि क्या अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के दखल से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकेंगे। 82% लोगों ने कहा कि हाँ, 16% लोगों ने कहा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। मनन जी, आपके पास में आ रहा हूं। हमने देखा कि ब्रिटेन ने भी इसकी निंदा की, अमेरिकी सांसद भी इसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह का सलूक हिंदुओं के साथ हो रहा है ये ठीक नहीं है, बांग्लादेश सरकार को इसको रोकना होगा। क्या इस तरह से वैश्विक एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इसकी निंदा हो रही है और वहां से इसको संज्ञान में लिया जा रहा है, इसका कुछ इम्पैक्ट होता दिख रहा है? होगा इसका कुछ इम्पैक्ट? मुझे लगता है कि जो अमेरिकन स्टेट है वो ऑल पावरफुल है, स्वयंभू है और भारत और अमेरिका के संबंध भी बड़े अच्छे हैं, बड़े फ्रूटफुल हैं और दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों में रूल ऑफ लॉ का नियम है और संविधानवाद, ये सब चीजें हैं। ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो दोनों कंट्रीज फॉलो करते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 15-20 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की, जैसे कि क्रिश्चियंस की और हिंदूज की हालत खराब है, अच्छी नहीं है, उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं और एक जेनोसाइडल प्रपोर्शन की त्रासदी उनके ऊपर थोपी जा रही है। तो जब वहां के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं उनसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बातचीत करनी चाहिए और डिप्लोमेटिक प्रेशर के अलावा एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी बांग्लादेश के ऊपर लगाना चाहिए, प्रेशराइज करना चाहिए ढाका सरकार को कि वे तुरंत ही 24 घंटे की जैसे बात करते हैं ट्रंप, वैसे ही कोई बात हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी कही जानी चाहिए कि हम, क्योंकि यहाँ पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत अमेरिका का लैपडॉग नहीं है, पर अमेरिका के हाथ में पावर की वो कुंजियां हैं, वो इकोनॉमिक, मिलिट्री और सामरिक पावर है जिनके बिना बहुत सारे राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मुझे इस पूरी बात के मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों को एक तरीके से थोड़ी कोर्सिव डिप्लोमेसी भी अपनानी चाहिए। जैसे कि हमारी सेना का कुछ टुकड़ा या बीएसएफ का कुछ टुकड़ा वहां पर जाए और मोहम्मद यूनुस जी को भी ये बात समझनी चाहिए। अंतिम बात मैं बोलूंगा कि बांग्लादेश का अगर 100% ट्रेड है तो उसमें से 45 से 50% ट्रेडिंग पार्टनर भारत है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बीबीसी ने बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्ट किए हैं, जैसे कि बोनेगांव और एक पोल करके एक जगह है, तो वहां पर ट्रेड का हब है वो, और वो बॉर्डर पे स्थित है ये दोनों स्थान। और वहां के एक बीएसएफ अधिकारी का इंटरव्यू लिया गया अभी आज ही, तो उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक वहां पर व्हीकल्स का, सामान का और सर्विसेज का आवागमन होता है, आवाजाही होती है और वो चीज बड़ी कम हो गई है, आधे से भी कम हो गई है। तो भारत को तो इतना नुकसान नहीं होगा बिगड़े हुए संबंधों से, पर बांग्लादेश को बहुत नुकसान होगा, उनकी इकोनॉमी वहां पर स्टैंड स्टिल पे भी आ सकती है। और रही बात हिंदुओं की, उसके लिए कोई स्टेट की तरफ से, दिल्ली स्टेट की तरफ से, न्यू दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेशर से ज्यादा कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने घरों में बैठकर तो बातचीत कर लेते हैं, और मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं सारे अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर से नेक्स्ट स्टेप लिया जाए और यूनुस को समझाया जाए कि ऐसा मत करिए। और मुझे लगता है मोदी जी ये काम कर सकते हैं और ट्रंप भी ये काम कर सकते हैं, भले ही हम लोग या हमारे राजनयिक इसको पसंद करें या ना करें। मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूँ। ठीक है नफीरुल साहब, आपको लगता है कि किसी तरह के हार्ड स्टेप की जरूरत है, जैसा जिसका जिक्र मनन जी ने भी अभी किया, कि किसी तरह का हार्ड स्टेप भारत सरकार की ओर से लिया जाना चाहिए, या फिर अमेरिका और ब्रिटेन से इस मामले में बात करके एक राय बनाई जाए? मनन साहब के बात से मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि भारत देश आज विश्व में एक ऐसा देश है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की, तारीफ की जरूरत नहीं, किसी का ये मोहताज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारत के पास अपना इतना सेना बल है कि अगर हमारी देश की सेना, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, सिर्फ चलकर चली जाए तो शायद वो देश मट्टी हो जाएगी। तीसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो लिमिटेशंस है और जो एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रीटीज होती हैं,
खास करके साउथ एशियन रीजनल कंट्रीज की जो ट्रीटीज है, आदरणीय प्रधानमंत्री इस ट्रीटी को गौर करें और उस ट्रीटी के तहत जो एक्सटर्नल अफेयर का जो मामला है उसमें इंटरवेन करके यूनिस सरकार को कहीं ना कहीं एक चेतावनी की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे वो मरने वाले हिंदू भाई हो या चाहे वो वहाँ के बहुसंख्यक मुसलमान हो, मौत किसी की नहीं होनी चाहिए, सबकी जिंदगी कीमती है। खुदा भगवान जो भी होता है, अगर किसी को इंसान की शक्ल में पैदा करता है तो वो उसके लिए एक खुशनसीबी की बात है कि वो इंसान की शक्ल में पैदा किया, जिसे सुनने, देखने, खाने पीने, एहसास करने का एक वजन मिलता है जो सबके पास नहीं है। जानवर बोल नहीं सकते हैं, उनकी आवाज अलग है, लेकिन उनका एहसास और एक इंसान का एहसास में फर्क होता है। जो एहसास कफ्तरी है उसको बचाने के लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को किसी और देश की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद एक पावरफुल प्रधानमंत्री हमारे देश के है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके सोच में इतनी क्षमता है कि अगर वो चाहे तो बांग्लादेश के इस बिगड़े हुए हालात को 24 घंटा में सुधार सकते हैं। बिल्कुल। ऋतु जी, आपकी इस पर क्या राय है? आपका क्या टेक है कि भारत को अब हार्ड स्टेप उठाने की जरूरत है? क्योंकि पहले लग रहा था कि शायद जो मोहम्मद यूनुस है, नोबेल प्राइज विजेता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज़ को समझ जाएंगे, इस चीज़ को काबू में करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता जा रहा है कि पानी सिर के ऊपर से गुजर गया। बिल्कुल रोहित जी, अभी ये जो मौलवी साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है कि देखिए अभी बहुत हार्ड स्टेप उठाने की जरूरत है और हमारी भारत सरकार स्वयं में सक्षम है। हालांकि सारे विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे अमेरिका है या बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, अगर उनके सारे राष्ट्राध्यक्ष कदम बढ़ाते हैं या कोई हार्ड स्टेप लेते हैं, सबसे बड़ी बात है देखिए किसी भी घटना को, किसी भी देश में संबल मिलता है उसकी इकोनॉमी से। तो अगर इकोनॉमी पे प्रहार किया जाए, जैसा अभी हमारे प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि अगर हम व्यापार जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है वो बंद कर दे, भारत भी बंद कर दे और भी देश बंद कर दे, तो उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाएगा। क्योंकि धन की आवश्यकता या इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण कारक है और इस तरीके से हमें कम से कम एक स्टेप लेना चाहिए जिससे यूनिस सरकार को एक चेतावनी मिल जाए और वो आगे के लिए सतर्क हो जाए। क्योंकि अभी वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनके राज में क्या क्या हो रहा है, मतलब ऐसा जो दृश्य है, भयंकर दृश्य है, उसके बाद भी वो शांत है। तो अब सर से पानी रोहित जी बहुत ऊपर हो चुका है और जितने भी शक्तिशाली देश हैं, या देखा जाए तो हमारा भारत खास तौर से, क्योंकि हम कहते हैं कि हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, और हमारे यहाँ जो धर्माचार्य लोग हैं, जो सनातन की ध्वजा वाहक लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। हमारे जो शंकराचार्य हैं, मैं तो बार बार सबसे निवेदन कर रही हूँ कि इतना बड़ा हिंदुओं पर अत्याचार पहले नहीं देखा, बहुत बुरा हो रहा है और सभी को अपने अपने जो क्षमता है, जिसकी जितनी क्षमता है, आगे आना चाहिए और कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। इस्कॉन जैसी संस्था आप बताइए, वो टारगेट हो गई। अगर इस तरह से ये लोग करेंगे हिंदुओं के साथ, तो अगर महाभारत होगी तो जीत तो धर्म की ही होनी है। ये बिल्कुल वही समय आ गया है, क्योंकि जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से निरंकुश हो गए हैं ये लोग, कट्टरवादी सोच वाले। देखिए अभी हमारे मौलाना साहब, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो बहन बेटियां वहां से आ रही है वो हमारे मुस्लिम भाई भी साथ दे रहे हैं, लेकिन एक जब घटना होती है रोहित जी, तो उसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ता है। एक देश में कोई घटना होती है तो ऐसा नहीं है कि विश्व उससे अछूता रह जाएगा, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ता है, लोगों की मानसिकता पर भी असर पड़ता है, लोगों के क्रियाकलाप पर भी असर पड़ता है। तो अब मेरा तो निवेदन ही है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो सक्षम है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और बहुत ही एक कह सकते हैं कि उनकी जो भी उनका कदम होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सकारात्मक होगा और उससे परिवर्तन अवश्य भावी होगा। मनन जी, डिप्लोमेटिकली कैसे हिट कर सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं फिर वही गलती करने जा रहा हूं कि यहाँ पर वेस्ट और अमेरिका की तरह हम लोगों को, भारत सरकार को बांग्लादेश के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने चाहिए। मेरी ऐसी सोच है, क्योंकि जो कैसा भी वॉरफेयर हो, कैसा भी युद्ध हो, सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, पर उसमें यह है कि वो कोई भी कंट्री युद्ध की बात नहीं करना चाहता। और बांग्लादेश तो हमारे छोटे भाई जैसा रहा है, पर वो ये है कि एक रिकैल्सिट्रेंट भाई की तरह है जो भटक गया है और कहीं ना कहीं हमें उनको पनिश करके। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि मनन जी आप जो फॉरेन इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, हाँ, मनन जी बांग्लादेश के ऊपर। हाँ, ये तो आपने एक बात बताई कि हम डिप्लोमेटिकली कैसे इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ये भी आ रही है बार बार, आपसे नहीं, पिछले 3 महीनों से, जब से शेख हसीना को वहां से जाना पड़ा और मोहम्मद यूनुस ने वहां की व्यवस्था संभाली, कि एक ड्राइविंग फोर्स है वहां पर जो बांग्लादेश में सरकार को ड्राइव कर रही है।
पीछे से मोहम्मद यूनुस मुखौटा है, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, मैं इसमें मेरा लगना या ना लगना मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सर्वविदित है और ये प्रूवन है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, वो वहां पे 50-60 वर्षों से, जब से उद्भव हुआ है बांग्लादेश का, तब से वहां पर एक्टिव हैं। और इसमें हम ये देखें कि अब मैंने ये बात पहले भी 1-2 जगह कही है, 3-4 जगह कही है कि अभी एक मोहम्मद अली जिन्ना के सम्मान में एक कार्यक्रम किया गया ढाका में, तो वहां पे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भी थे और बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स भी थे। तो कुछ बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स ने आगे बढ़कर ये वहां पर ऐलान किया। फैक्चुअल छोटी सी चीज है, पर इससे हम लोग टाइड ऑफ टाइम के बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जैसे कि जिन्ना पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन है, वैसे उनको ढाका का भी, उनको बांग्लादेश के भी फादर ऑफ नेशन बनाया जाना चाहिए। और इससे पहले मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि पहले पाकिस्तान के शिप्स की एंट्री बांग्लादेशी पोर्ट्स में, मोंगला में और चिटागोंग में नहीं होती थी, और श्रीलंका में, जैसा मीडिया ने रिपोर्ट किया है, श्रीलंका तक पाकिस्तानी शिप्स आते थे। ट्रेड शिप्स की बात कर रहा हूं मैं वॉरशिप्स की बात नहीं कर रहा। तो वो आते थे वहां पर, और उसके बाद से विभिन्न साधनों से, या इंडियन शिप पोतों से या किन्हीं और नेवल साधनों से वो बांग्लादेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था और सामान और मुहैया कराया जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान अपना लॉस्ट ग्राउंड गेन करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में। और अगर हम देखें तो मेरे को PN धर की एक पुस्तक है द फल्क्रम ऑफ इविल, छोटा सा उदाहरण दूंगा आधे मिनट में, जल्दी में। जी। उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं कि मालदा एक जगह है बंगाल में, तो मालदा के पास हमारे भारतीय आर्मी का, इंडियन आर्मी का कैंटोनमेंट हुआ करता था और अभी है। वहां पर एक धोबी था जो बाद में पकड़ा गया, और वो धोबी बांग्लादेश में हर महीने अपनी अटैचियां लेकर आता था और अटैची लेकर जाता था। और एक बस जब ढाका से लौट रही थी, ठीक है, जब बांग्लादेश से मालदा लौट रही थी, वहां एक्सीडेंट हो गया और उसके पास भारत की मिसाइल्स की लोकेशंस पाई गई। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, 70s का एक बहुत पुराना वो है, लिखित प्रूफ है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान का हाथ सर्वविदित है, इससे बांग्लादेश को ही नुकसान होने जा रहा है। हाँ, ये बात बांग्लादेश अभी समझ नहीं रहा है। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनन जी, नफीरुल जी और ऋतु जी, आपका साथ में जुड़ने के लिए।